सीजन 4 एपिसोड 1 शुरू होता है। माधव ने अपनी फर्म शुरू की है जिसमें दीपू और शिवानी उसके साथ काम करते हैं। माधव एक कंपनी के लिए काम करता है जो उसके आम आदमी की छवि का इस्तेमाल करके अपने मुकदमों को निपटाती है। कंपनी का बंदा माधव के काम से खुश होकर उसको एक लाल कार गिफ्ट करता है। राज नागपाल एक सफल डॉक्टर है जो अपनी बेटी ईरा और मां के साथ रहता है। ईरा को एक विशेष प्रकार की बीमारी है जिसे एस्पर्जर सिंड्रोम कहते हैं। राज की पत्नी अंजू उसके साथ नहीं रहती है, वो उसके सामने वाले फ्लैट में रहती है। राज का रोशनी नाम की नर्स के साथ अफेयर होता है जो ईरा की देखभाल भी करती है। रात को ईरा के जन्मदिन की पार्टी में रोशनी अंजू और राज को एक साथ देख थोड़ी जलन महसूस करती है, जिसके बाद वो पार्टी से चली जाती है। अगली सुबह कमला नाम की नौकरानी राज के घर आती है और दरवाजा खुला देखती है। जब वो अंदर जाती है तो राज को खून से लथपथ देखती है जो रोशनी के डेड बॉडी को पकड़े हुए होता है। पुलिस इस मामले की जांच करती है और राज को हिरासत में ले लेती है, लेकिन पुलिस को मर्डर वेपन नहीं मिलता है। एपिसोड के एंड में अंजू माधव की फर्म में आती है और उससे राज का केस लड़ने के लिए कहती है। पुलिस राज और कमला से पूछताछ करती है, जिसमें कमला से पुलिस को पता चलता है बर्थडे वाली रात को राज और रोशनी का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस राज को अरेस्ट कर लेती है। अंजू के कहने पर माधव राज का केस ले लेता है और स्टेशन राज से मिलने आता है। उसे केस की सारी डिटेल्स लेता है और अगले दिन कोर्ट में बेल के लिए तैयार रहने को कहता है और पुलिस को भी उसकी मर्जी के बिना कुछ बताने से मना करता है। वेपन न मिलने के चलते जज कोर्ट में बेल की अर्जी नामंजूर कर देते हैं। इसके बाद गौरी पार्टी में शामिल मेहमानों से पूछताछ करती है और जन्मदिन की पार्टी की तस्वीरों में राज को दिया गया एक पुरस्कार देखती है। वह सोचती है कि शायद उसी पुरस्कार में लगा चाकू मर्डर वेपन हो सकता है। पुलिस उस हथियार को ढूंढने राज के घर जाती है। गौरी को जब घर में मर्डर वेपन नहीं मिलता तो गौरी कचरा उठाने वाले ट्रक को देखती है और कचरा उठाने वाले मोनू से पूछती है कि कचरा कहाँ फेंका गया है। पुलिस कचरे के ढेर में हथियार ढूंढने की कोशिश करती है। शिवानी माधव की टीम के साथ क्राइम सीन को फिर से बनाने की कोशिश करती है और इसके कुछ दिलचस्प नतीजे सामने आते हैं, जिसके बाद वो सब राज के घर जाते हैं और माधव अंजू की देख रेख में ईरा से पूछताछ करता है, लेकिन उसके सवाल ईरा को गुस्सा दिला देते हैं। माधव ईरा की किताब में एक तस्वीर देखता है जिसमें रोशनी को खून से लथपथ दिखाया गया है। इसके बाद सीएलयू वाला बंदा माधव को याद दिलाता है कि उसे अपनी छवि के अनुसार काम करना चाहिए और हाई प्रोफाइल मामले नहीं लेने चाहिए, वरना सीएलयू के साथ उसका समझौता खतरे में पड़ सकता है। लेखा अगस्त्य कोर्ट में ऑन पोजीशन वकील कदम को देखती है और सोचती है कि वह माधव के खिलाफ सफल नहीं हो पाएगा। पुलिस मर्डर वेपन नहीं खोज पाती है। सीएलयू माधव को एक नोटिस भेजता है जिसमें कहा गया है कि अगर वह दिन के अंत तक फैसला नहीं करता है तो उसका समझौता खत्म हो जाएगा। लेखा सोलकर के पास जाती है और कहती है कि कदम शायद इस केस के लिए सही व्यक्ति नहीं है। सोलकर लेखा को डांटता है और कहता है कि कदम को माधव से बदला लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दीपू एक दिन पहले पुलिस को मोनू से पूछताछ करता देखता है, जिसके बाद वो उसका पीछा करता है और मोनू को महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो लेते हुए रिकॉर्ड करता है और इसे मीडिया में लीक कर देता है। मोनू को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसके पास पूरी बिल्डिंग में आने का एक्सेस था। माधव दीपू की इस हरकत से खुश नहीं होता है क्योंकि वो ये इन्फॉर्मेशन कोर्ट में इस्तेमाल करना चाहता था। पुलिस को पता चलता है कि मोनू के फोन पर ज्यादातर तस्वीरें और वीडियो रोशनी के हैं। गौरी से निराश होकर यह केस उसके एक्स हस्बैंड हर्ष को दे दिया जाता है। हर्ष मोनू से पूछताछ करता है और पता चलता है कि वह बाएं हाथ का है, जबकि फोरेंसिक से पता चला था कि हत्यारा दाएं हाथ का है। गौरी को मोनू के फोन पर एक और वीडियो मिलता है जिसमें राज और अंजू पार्किंग में उसकी कार में किस करते हुए दिखाई देते हैं। ईरा की ड्राइंग देखने के बाद शिवानी और माधव राज के कॉलेज फ्रेंड जो कि ईरा का डॉक्टर भी होता है उससे मिलते हैं और उससे ईरा की मेडिकल वायलेंट कंडीशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, पर वो इस सवाल से गुस्सा होकर चला जाता है। ईरा स्कूल जाती है जहां कुछ बच्चे उसे परेशान करते हैं, जिसके बाद गुस्से में वो स्कूल बैग पर हमला करने लगती है। पब्लिक प्रेशर के चलते लेखा को सोलकर एक चेतावनी के साथ केस सौंप देता है। गौरी को पता चलता है कि हत्या से 2 महीने पहले रोशनी ने 9 हफ्ते की प्रेगनेंसी का अबॉर्शन कराया था।
रोशनी के अंतिम संस्कार के समय माधव की टीम रोशनी के पूर्व मंगेतर दिग्विजय से मिलती है, जो कहता है कि राज से मिलने के बाद रोशनी ने उसे छोड़ दिया। गौरी की टीम स्केलपेल ढूंढती है और चार्ज शीट दाखिल करती है। अंजू को जब न्यूज से मर्डर वेपन का पता चलता है तो वो मंदिरा को अपना वकील बना लेती है, क्योंकि जिस कचरे के थैले में मर्डर वेपन मिला था वह उसके घर से था। जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि वो मर्डर वेपन वाला थैला अंजू का है, तो वो तुरंत उसे भी अरेस्ट करके पूछताछ करते हैं। माधव और शिवानी दोनों इस बात से परेशान हैं कि शिवानी की मां अंजू का केस लड़ रही है। हर्ष जेल में राज को दोषी मानने के लिए दबाव डालने की कोशिश करता है, लेकिन राज और अंजू दोनों ही अपने निर्दोष होने की दलील देते हैं। लेखा, मंदिरा और माधव तीनों कोर्ट में अपनी अपनी तरफ से एक दूसरे पर हमला करते हैं। माधव कोर्ट में गौरी को एक नाकाबिल पुलिस ऑफिसर के रूप में पेश करने की कोशिश करता है, जिससे हर्ष नाराज हो जाता है। इसी बीच गवाह कमला को अचानक याद आता है कि उसने मर्डर वाले दिन बॉडी के पास मर्डर वेपन को देखा था। माधव और मंदिरा इस नई गवाही पर आपत्ति जताते हैं, लेकिन जज लेखा के फैक्ट्स के आधार पर इसे अनुमति दे देते हैं। जज का कहना है कि यह ट्रोमा फ्लैशबैक हो सकता है, जिससे कमला को अचानक याद आया होगा। कोर्ट में कमला की गवाही के बाद माधव बैकफुट पर आ जाता है, जिसके बाद माधव राज से पूछता है कि क्या उसे पता है कि कमला को उससे कोई शिकायत है। यह सवाल कोर्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यह गवाही के पीछे के कारणों को उजागर कर सकता है। राज से मिली इंफॉर्मेशन के बाद माधव कोर्ट में कमला से सवाल जवाब करता है और पता चलता है कि राज ने उसके बेटे के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए उसे 9 लाख रुपए उधार देने से मना कर दिया था, जिससे माधव कमला पर इल्जाम लगाता है कि उसने इस बात के गुस्से में अपनी गवाही में बॉडी के पास मर्डर वेपन होने की बात कही थी, जिस पर बहस ही बहस में कमला से पता चलता है कि उसके बेटे के एडमिशन के पैसे उसे अंजू ने दिए थे। इसके बाद कमला बताती हैं कि मर्डर वेपन मिलने के दिन अंजू ने उसे 9 लाख रुपए का चेक दिया था। इससे गवाहों के साथ छेड़छाड़ के कारण कमला की पूरी गवाही को जज को अमान्य घोषित करना पड़ता है। इसके बाद लेखा अपना पलड़ा भारी करने के लिए तुरंत कुछ और गवाहों को बुलाती है, जिसमें पार्टी में शामिल एक औरत और रोशनी के साथ काम करने वाली नर्स भी होती है, जिनकी गवाही का फायदा माधव और मंदिरा को नहीं होता है। इसके बाद अब लेखा राज की मां गुरमीत को स्टैंड पर खड़ा करती है और नागपाल परिवार द्वारा चलाए जा रहे चैरिटी पर सवाल उठाती है। आगे की पूछताछ से पता चलता है कि गुरमीत ने राज को बताए बिना रोशनी को उसकी मां के दिल के ऑपरेशन के लिए 22 लाख रुपए देने की पेशकश की, इस शर्त पर कि वह राज के बच्चे का अबॉर्शन करा दे। यह जानकारी बहुत ही चौंकाने वाली होती है और गुरमीत के सच को सामने लाती है। रत्ना और दीपू को अहम सबूत हाथ लगता है कि पार्टी की रात रोशनी उसी बार में थी जहां दिग्विजय शराब पीता है, जिसके बाद वो कोर्ट के लिए निकल जाते हैं और कोर्ट में माधव को उनके आने तक टाइम वेस्ट करने को बोलते हैं। सबूत कोर्ट आने के बाद माधव कोर्ट को बताता है कि उस रात रोशनी दिग्विजय से मिली थी और उसे छोड़ने के गुस्से में दिग्विजय ने रोशनी को मार डाला था। पर दिग्विजय राज द्वारा बताई गई कहानी से अलग कहानी पेश करता है। वो बताता है पार्टी की रात को राज और रोशनी के बीच खूब बहस हुई थी, जिसके बाद रोशनी दुखी होकर उससे मिलने आई थी। माधव, इरा और अंजू को एक दूसरे के कान में कुछ कहकर एक हैंडशेक करता देखता है और लापता कड़ी को खोजने की कोशिश करता है। अंजू मंदिरा को कुछ बताती है, जिससे माधव को लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है। जब लैक्टोज इंटॉलरेंट होने की वजह से शिवानी को गलती से रत्ना की कॉफी पीने के बाद रिएक्शन हो जाता है, माधव कचरे के थैले की सामान की जांच करता है, जिसमें स्केल पेल के साथ साथ लैक्टोज फ्री मिल्क का एक डिब्बा और डायबिटीज के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा भी होती है। माधव को याद आता है कि इरा भी लैक्टोज इंटॉलरेंट है और उसे डायबिटीज है। इससे माधव को लगता है कि वह पहेली के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के करीब है। अब वह इरा और अंजू के बीच के संबंधों को समझने की कोशिश करता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या वे हत्या में शामिल थे। अब माधव को लगता है कि वह हत्या के मामले में महत्वपूर्ण सुराग ढूंढ रहा है और वह जल्द ही सच्चाई का पता लगाने की उम्मीद करता है। मंदिरा अंजू को स्टैंड पर बुलाती है।
अंजू बताती है कि वो रोशनी को नहीं मार सकती, बल्कि वो खुश थी। रोशनी उसकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखती है और उसे राज और रोशनी के रिश्ते से भी कोई दिक्कत नहीं थी। उसने ये भी बताया कि मर्डर के बाद राज ने उससे हेल्प मांगी थी, लेकिन उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया था। लेखा अंजू पर इल्जाम लगाती हैं कि वो एक क्रिमिनल लॉयर रह चुकी है। उसने मर्डर वेपन साफ कर छुपाने में मदद की है। माधव अंजू से ईरा की मेडिकल कंडीशन और दवाइयों के बारे में पता कर कोर्ट को बताता है कि कोई ईरा को जानबूझकर डायबिटीज वाली दवाइयां देकर बीमार कर रहा था। इस सबूत के जरिए माधव कोर्ट में जज से इस केस के मिस ट्रायल की मांग करता है और केस की शुरुआत से जांच करने को कहता है। अंजू मंदिरा से मिस ट्रायल न होने की रिक्वेस्ट करती है। लेखा और मंदिरा दोनों ही मिस ट्रायल के खिलाफ होते हैं। मंदिरा ईरा से गवाही दिलाने का आइडिया देती है, जिसके बाद जज भी केस को आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। ईरा की गवाही से पता चलता है कि उसके रोशनी को चौंकाने की वजह से वो अवार्ड टूटा था, जिसमें स्कैल्पल था। जिसके बाद माधव अंजू से कन्फेस करा लेता है कि उसने रोशनी को दूध में डायबिटीज की दवाई मिलाते देख लिया था। अंजू ने सोचा कि रोशनी राज को उससे छीन रही थी और ईरा को जहर दे रही थी, इसलिए उसने गुस्से में रोशनी को जान से मार दिया था। इसके बाद उसने स्कैल्पल साफ कर ठिकाने लगा दिया और नौकरानी कमला के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन उससे पहले वहां राज आ जाता है। अंजू के कन्फेशन के बाद राज को रिहा कर दिया जाता है और अंजू को जेल भेज दिया जाता है। कुछ महीने बाद राज और ईरा माधव की फीस देने के लिए उससे मिलने जाते हैं और राज उसे बताता है कि अंजू को 4th स्टेज कैंसर है और वो जल्दी ही मरने वाली हैं। माधव अंजू से धर्मशाला में मिलता है और उससे पूछता है कि वास्तव में क्या हुआ था। अंजू कबूल करती हैं उसने खून नहीं किया है और उसे बताती है कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने अनुमान लगाया था। रोशनी को राज ने ईरा को गलत दवाई देते पकड़ लिया था, जिसके बाद घमाघमी में उसके हाथों से गलती से रोशनी की मौत हो गई। अंजू ने जानबूझकर ही कमला के साथ वो पैसे देने वाला खेल खेला। माधव को और मंदिरा को वकील चुना ताकि वो राज को बचा सके, और उसी ने ईरा को कोर्ट में गवाही दिलाने के लिए कहा था। ऐसा उसने अपनी फैमिली के लिए किया क्योंकि वो जानती थी कि उसे कैंसर है और वो ज्यादा टाइम ईरा के साथ नहीं रह पाएगी और राज भी जेल चला जाएगा, तो ईरा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। माधव अंजू के कबूलनामे को रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है और मुस्कुराते हुए चला जाता है। इससे पता चलता है कि माधव ने अंजू को बचाने का फैसला किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 का एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।